हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार स्पेशल, जो कि आगामी बीपीएससी प्लस बीपीएससी टीआरई व बिहार के अन्य एग्जाम जहां पे बिहार का सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में आपको पूरा बिहार कंप्लीट कराया जाएगा और इसमें काफ़ी अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको इसको प्रस्तुत किया जाएगा। साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और आप लोग बताइएगा ये सेशन आप लोग को कैसा लगा। तो पहले वाले सेशन में हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है आपका एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्राचीन प्राचीन इतिहास। किसका? तो बिहार का। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये रिवीजन सेशन है और ऐसा नहीं कि इसमें आपको कुछ जानकारी कम मिलेगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। ये देखिए, बिल्कुल आपको पॉइंट वाइज बहुत ही अच्छे ढंग से आपको रिवाइज कराया जाएगा पूरा। आप इस पे रिलाई कर सकते हैं, बिहार स्पेशल के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। आप बिल्कुल वीडियो को देखिए, आगे बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, प्रेजेंटेशन दिया गया है एक बिहार का। इसमें आपको जो भी मॉन्यूमेंट्स है, ये एआई इमेज है, आजकल इसी का ज़माना है। तो इसके थ्रू आपको दिखाया गया है जो प्राचीन जो ये गंगा नदी को दिखाया गया, साथ में जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं वो सबको दिखाया गया। चलिए, ये बस प्रेजेंटेशन के लिए था। आगे जो हम लोग का मेन शुरू होगा वो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी कि प्राचीन बिहार का इतिहास। इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं होगा, सिंपल सा है। जहाँ पे लगेगा मैं ऐसे सेशन को रखा गया है बाइलिंगुअल, कंटेंट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। जूम करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है, प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होगा, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इसका कोई लिखित आपका कोई साक्ष्य नहीं है। इसको मुख्यतः कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो एक एक करके देखिए, जहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, पहला जो है आपका, पहला है आपका पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पूरा पाषाण काल। फिर है आपका मीजोलिथिक, जो कि है मध्य पाषाण काल। और फिर है नियोलिथिक, जो कि है नवपाषाण काल। और उसके बाद है चाल्कोलिथिक पीरियड, जो कि है ताम्रपाषाण काल। तो एक एक करके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपका देख लीजिए, पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल में क्या दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। बिहार का सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ, जैसे पत्थर की कुल्हाड़ियां, फाल आदि। उसके बाद क्या है, बिहार के प्रमुख स्थल, बिहार के प्रमुख स्थल से प्राप्त हुआ, जैसे मुंगेर के भीम बांध और पैसरा, भागलपुर के राजपोखर और भालीजोर, गया के पेमार घाटी तथा नालंदा के झेटियन। इस ये सारे जगह से आपका पूरा पाषाण काल के यानी पैलियोलिथिक पीरियड के कुछ कुछ मटेरियल प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद है आपका मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक। छोटे आकार के पत्थर के तेज धार वाला और औजार और तीर धनुष का प्रयोग, ये जो प्राप्त हुआ उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं कि छोटे आकार के पत्थर और तेज धार वाला औजार और तीर धनुष का प्रयोग किया जाता था। और ये मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा, तो ये मुंगेर का भीम बांध से प्राप्त हुआ है। क्या? तो तेज धार वाला औजार और ये आपका तीर धनुष। नेक्स्ट है आपका नवपाषाण काल। इसमें क्या है आपका, नवपाषाण कालीन नवपाषाण कालीन पुरास्थल, एकमात्र ऐसा पुरास्थल बिहार प्रांत के कहाँ? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, चिरांद, जो कि सारण जिला में है, यानी कि छपरा, जहां से प्रचुर मात्रा में क्या मिला?
हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा चिरांद, चिरांद कहाँ, सारण में। क्या प्राप्त हुआ, तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। चेचर, और एक और महत्वपूर्ण है जो नियोलिथिक साइट के लिए फेमस है, यानी नवपाषाण काल के लिए, तो वह है चेचर, वैशाली में है ये, ध्यान रखिएगा। चेचर और चिरांद, चिरांद है आपका सारण में और चेचर है वैशाली में, दोनों आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा कलर कर दूं, देखता हूँ। नहीं तो इससे अच्छा तो येलो ही लग रहा है, चलिए येलो ही रहने देते हैं। ये वाला ज्यादा सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद है ताम्रपाषाण काल। इसमें हमारा क्या है इंपॉर्टेंट, तो देखिए ताम्रपाषाण में इस काल में मानव ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। मानव के सर्वप्रथम धातु के रूप में, देखिए कौन सा धातु के रूप में किसको प्रयोग किया, तो तांबा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मानव ने सर्वप्रथम धातु के प्रयोग में कौन सा धातु मतलब प्रयोग किया था, तो तांबे का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका बिहार में इस काल के अवशेष, तो देखिए कौन से काल का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ताम्रपाषाण यानी कि चालकोलिथिक पीरियड का अवशेष कहाँ से मिला, बिहार में, ध्यान रखिएगा। तो ये मिला आपका सारण के चिरांद, वैशाली के चेचर, मनेर पटना और सिनुआरा जो कि सासाराम और ताराडीह स्थानों से मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको कर सकता है कि चालकोलिथिक पीरियड यानी ताम्रपाषाण कालीन का अवशेष बिहार में कहाँ से मिला, तो उसके लिए ये आपको पूरा ध्यान रखना रहेगा। सारण के चिरांद, वैशाली का चेचर और मनेर पटना सिनुआरा जो कि सासाराम में ताराडीह आदि स्थानों से मिला है। तो ये था आपका, देख लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में प्राचीन इतिहास का बेसिक जो आपका स्टार्टिंग होता है। अब उसके बाद ये सारे देखने के बाद हम एज, वैदिक एज देखेंगे। ये जो था वैदिक एज, वैदिक एज के समय बिहार का क्या ये था, तो उसके बारे में जानेंगे। तो पहला देखिए, पहला है एक है ऋग वैदिक, वैदिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऋग वैदिक काल जिसका कि टाइम पीरियड है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो देखिए इसमें जो है आपका ऋग वैदिक काल में क्या महत्वपूर्ण है, तो ऋग वैदिक काल में बिहार को देखिए इंपॉर्टेंट है, कीकट कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। बिहार को क्या कहा जाता था, तो कीकट कहा गया था। कीकट क्षेत्र में शासक प्रेमचंद्र प्रेमगंध की चर्चा किया गया है, प्रेमचंद या प्रेमगंध। तो ये था आपका, इसमें मुख्यतः आपको ऋग वैदिक काल में बिहार के बारे में क्या याद रखना है कि बिहार को कीकट कहा जाता था। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में, तो भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल। देखिए जैसे आपसे पूछा जा सकता है, एक तो टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल का तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से काल को हम लोग उत्तर वैदिक, तो वैसा उस काल को, भारतीय इतिहास को उस काल जहाँ पे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना जिस काल में हुई उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब इसमें और खास बात क्या है, तो देखिए बिहार में आर्यकरण का प्रारंभ इसी काल से हुआ था, ध्यान रखिएगा। बिहार में आर्यकरण का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ। मगध और अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे, ध्यान रखिएगा। मगध और अंग आर्य क्षेत्र से क्या थे, बाहर थे। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा मगध का सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपका अथर्ववेद में मिलता है, और मगध के लोगों को क्या कहा जाता था, तो व्रात्य कहा जाता था, इस पर ध्यान दीजिएगा, व्रात्य कहा जाता था। विदेह राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख, देखिए ये तो मगध का सर्वप्रथम अथर्ववेद में, अब विदेह का सर्वप्रथम भी कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपका यजुर्वेद में, ध्यान रखिएगा। मगध का अथर्ववेद में और विदेह का यजुर्वेद में। चलिए हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान रहेगा आप लोग को। विदेह राज्य
का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अब देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव के कथा का उल्लेख, जिसने अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ वैश्वानर अग्नि के मुख में धारण कर आर्य संस्कृति का सरस्वती क्षेत्र के पूर्व हिस्सा सदानेरा गंडक तक विस्तार किया था। तो चलिए इसमें महत्वपूर्ण बात जो था आपका वो ये दोनों टॉप पॉइंट था, ये दोनों को ध्यान रखिएगा कि विदेह को सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है और मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। और उसमें यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, तो ब्रात कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। गया क्षेत्र में वायु पुराण में असुरों का क्षेत्र कहा जाता था। देखिए तो वायु पुराण में जो गया जिला है, ये बिहार है, ये जो यहाँ पे गया जिला है उसको क्या कहा जाता था वायु पुराण में, तो ध्यान रखिएगा असुरों का क्षेत्र कहा जाता था। तो हम लोग बिल्कुल इस तरह से हर पॉइंट को मार्क करके ध्यान पूर्वक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आने वाले सेशन में आपको मैप के जहाँ पे मैप का जरूरत होगा मैप के तहत भी बताया जाएगा। तो अभी देखिए हम इसको देख लेते हैं। ये वैदिक काल हो गया। अब देखिए आगे हम लोग महाजनपद शुरू करेंगे। तो महाजनपद में देखिए कुल कितना महाजनपद थे, तो 16 थे। तो उसमें बिहार में कितने थे, ध्यान रखिएगा 3 है। तो देख लेते हैं हम लोग महाजनपद। इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी महाजनपद है उनका नाम दिया गया है। आप फोकस यहाँ पे आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं, मेनली रूप से हम लोग फोकस करेंगे इसमें जो आपका बिहार में है। तो देखिए मगध है, इसकी राजधानी राजगिरी है। फिर अंग है जिसकी राजधानी चंपा है। फिर ब्रजी है जिसका राजधानी वैशाली है। तो इस सेक्शन पे आपको फोकस करना है कि जो 3 महाजनपद थे महत्वपूर्ण जो बिहार में थे वो यही है आपका मगध, अंगा और ब्रजी। तो इसको चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं दो दो पिक्चर लगा दिया गया ताकि आपको हिंदी इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए मगध, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज अथवा राजगिरी। अंग की राजधानी थी चंपानगरी। और हाँ ठीक है, इंग्लिश में वही दिया गया है। और बज्जी का राजधानी था वैशाली। तो ये 3 जो है आपका 1 2 3 ये तीनों क्या था महाजनपद जो 16 थे उसमें से 3 जो बिहार में थे। तो कौन कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लीजिए महाजनपदा इन बिहार के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो महाजनपद कालीन में बिहार का क्या रोल था, तो चलिए देखते हैं महाजनपद कालीन बिहार। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। कब होने लगा, 6ठी शताब्दी में। कहाँ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी बिहार में। ये जो बिहार है ऐसे, तो ये वाले हिस्से में मान लीजिए ये बिहार है तो ये वाले हिस्से में अपने सीधा सटा क्या हो गया, यूपी हो गया, ये बिहार हो गया। तो इस क्षेत्र में क्या हो गया आपका लोहे का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। देखिए बुद्ध के समय, यह महाजनपद कालीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। बुद्ध के समय जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। तो ध्यान रखिएगा बुद्ध के जन्म से पहले महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख बौद्ध साहित्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बौद्ध साहित्य में अगुंतकर निकाय में मिलता है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं इतना मार्क कर रहा हूँ। और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में, तो ध्यान रखिएगा कौन सा वैसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें महाजनपद का उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध का अगुंतकर निकाय। और जैन का कौन सा ग्रंथ है, तो वो है आपका भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपद उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। फिर 16 महाजनपद 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित थे। देखिए 16 में 3 क्या थे, बिहार में थे। कौन कौन से थे, तो देखिए मगध था, वज्जी था और अंग था। तो अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी, जो आज के डेट में हम लोग राजगीर से जानते हैं। आधुनिक क्षेत्र है इसका मगध। ये आपका इसमें पटना गया हो जाएगा। फिर है भज्जी का राजधानी कहाँ था, वैशाली। यहाँ पे याद रखिएगा कैपिटल पूछता है। आधुनिक क्षेत्र वैशाली का क्या था, भज्जी का, तो वैशाली। देखिए इस तरीके से ध्यान रखें, ये है आपका मान लीजिए बिहार रेक्टेंगुलर शेप में है।
तो राजगीर ये आपका गया हो गया, यहाँ पर राजगीर हो गया, ये पटना हो गया। तो ये तो हो गया आपका मगध का क्षेत्र। और आपको यहाँ पे बताना है वैशाली का। तो ये बिहार है, ये आपका गंगा नदी है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स मान के चलिए कि यहाँ पे है वैशाली, वैशाली और ये मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, दरभंगा इधर हो जाएगा और सीतामढ़ी इधर हो जाएगा। तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपका बज्जी का, और ये होगा मगध का। अब अंग का देख लेते हैं। अंग की राजधानी थी चंपा या चंपावती, आरंभिक नाम था मालिनी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है इसका? तो अथर्ववेद में, ध्यान रखिएगा। बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया, मगध होगा यहाँ पे। तो ये जो है अभी अंग, वो आपका क्षेत्र है यहाँ पे, ये भागलपुर का एरिया जो है इधर, इस एरिया को हम लोग अंग बोला करते थे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो देखिए बज्जी के बारे में कुछ डिटेल दिया है, उसको देख लेते हैं। तो बज्जी आठ आठ बज्जी संघ में 8 राज्य थे। तो कौन कौन से थे? तो देखिए, एक लिच्छवी था, एक वज्जी था, विदेह था, जागृत था, उग्र था। इसके अलावा कुरु था, इक्ष्वाकु था। फिर लिच्छवी में फिर देखिए बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली, ध्यान रखिएगा, बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो वो आपका लिच्छवी था। फिर इसके बारे में आम्रपाली, वैशाली की नगर वधु थी, ध्यान रखिएगा, वैशाली की नगर वधु थी। ये आपका लिच्छवी जो है वैशाली से कैपिटल था, और इसकी नगर वधु थी आम्रपाली, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और इसको विश्व का पहला गणतंत्र बोला जाता है। ये इक्ष्वाकु जो कि अयोध्या था, और कुरु था जो कि हस्तिनापुर था, और एक भोग था। तो इस तरीके से देखिए वज्जी संघ में 8 राज्य थे। तो यहाँ पे हम लोग का महाजनपद हो गया, और उसके बाद आपका वैदिक हो गया। अब आगे हम लोग करेंगे मगध राज का उत्कर्ष, यानी कि राइज ऑफ मगधा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, मगध के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अवस्थित, कहाँ था इसका लोकेशन? तो मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी दोनों राजधानियां, यानी कि राजगीर व पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से सुरक्षित थी। राजगीर चारों तरफ से रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलागिरी एवं वैभवगिरी पहाड़ियों से घिरा अवैध शहर था। मतलब एक ऐसा शहर जिसके चारों तरफ पहाड़ियां हों। तो एक तरह से ये नेचुरल बाउंड्री का काम करता है, इसलिए क्या सुरक्षित था, अभेद शहर था। फिर है पाटलिपुत्र, गंगा गंडक सोन नदी के मुहाने पर स्थित थी। देखिए पाटलिपुत्र कैसा था, एक तो इधर गंडक हो गया, एक इधर गंगा हो गया, और एक इधर गंडक हो गया। तो ये सोन हो गया, ये गंगा हो गया, ये गंडक हो गया, कुछ इस तरीके से है। तो सरयू और पुनपुन नदियां भी इसके इर्द गिर्द थी। इस तरह पाटलिपुत्र प्राकृतिक सुरक्षा से युक्त था, और ये ट्रेड के लिए भी, और ये काफी फर्टाइल एरिया था पाटलिपुत्र, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 3 नदी यहाँ पे आ रहे हैं, और वो अपने साथ वो क्या साथ में बहाकर सॉइल ला रहे हैं, मतलब उपजाऊ मिट्टी लेकर आ रहे हैं। तो इस वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ था। चलिए, मगध आज भी है, देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इस क्षेत्र में कितना है। मगध के राजवंश के क्रम, तो देखिए मगध के राजवंश में अगर आपको ट्रिक देना है तो ट्रिक देखिए, बा हसीन कुछ ऐसा ट्रिक दिया गया, पर आप डायरेक्ट याद रखिए। और इधर मासुका, तो आप डायरेक्ट याद रखिए, बृहद वंश है, फिर है हर्यक वंश, फिर है आपका शिशुनाग वंश, फिर है नंद वंश, फिर है मौर्य वंश, फिर है शुंग वंश, और फिर है कन्य वंश। तो इसके बाद अब देख लेते हैं, ये हो गया आपका मगध का उत्कर्ष, एक्सपेंशन इसका डायग्राम में देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मगध इतना में था, फिर धीरे धीरे फैलते फैलते ये मौर्य, जैसे जैसे ये डायनेस्टी बदला। ये देखिए कब का है, ये 6 to 4 सेंचुरी का है, किस तरह से एक्सपेंड हुआ आपका मगध। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, मगध में जो हम लोग पहला पढ़े बृहद, तो एक एक करके डायनेस्टी देखेंगे। तो पहला है आपका बृहद डायनेस्टी, चलिए देख लेते हैं इसको। बृहद डायनेस्टी का खास क्या था? पुराणों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश था, ध्यान रखिएगा, पुराणों के अनुसार सबसे प्राचीनतम राज था। जरासंध के पिता तथा चेदी राजवसु के पुत्र बृहद ने, जरासंध के पिता और चेदी राजपुत्र के पुत्र थे कौन? तो बृहद, ध्यान रखिए, बृहद्रथ, बृहद वंश की स्थापना की। तो इनके
पुत्र थे और इनके पिता थे, जरासंध के पिता थे। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद का पुत्र जरासंध सबसे शक्तिशाली हुआ। तो 10 राजा थे, जिसमें बृहद का पुत्र जो जरासंध था वो सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, जिसका विवरण महाभारत में, आप लोग महाभारत में देखेंगे तो जरासंध की चर्चा वहां पे हुई थी। पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मारा था। तो ये काफी युद्ध पॉपुलर है, आप चाहें तो इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। इस वंश की राजधानी वसुमती या ग्रीव्रज राजगिरी थी। तो देखिए, इस वंश की राजधानी यानी बृहद वंश की राजधानी क्या था? वसुमती या ग्रीव्रज यानी कि राजगिरी था। नेक्स्ट आप देखेंगे हम लोग हरियंका डायनेस्टी। तो हरियंका डायनेस्टी देखते हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। देखिए, इसको हर्यंक क्यों बोलते हैं? तो पृथहत वंश भी कहते हैं इसको, क्योंकि इस वंश के शासकों ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता हासिल किया था, इसीलिए इसको पृथहंता वंश भी कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, जिसमें है आपका बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयीन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए बिंबिसार का है, यहाँ से यहाँ तक कुछ पार्ट इधर आ गया है। तो देखिए 544 से ईसा पूर्व से 482 तक किसका राज रहा? तो बिंबिसार का रहा। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो देखिए, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है बिंबिसार को। अंगराज को जीतकर मगध में मिलाया। तो पूछा जाएगा आपको, अंगराज को किसने जीतकर मगध में मिलाया? तो ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ने मिलाया। नेक्स्ट है आपका, और पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। और वहां का मतलब कि अंग का शासक किसे बनाया? तो आपका ये अजातशत्रु को बनाया। आरंभिक राजधानी इसकी भी कहाँ थी? राजगिरी थी। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को, देखिए ये पूछा जा सकता है, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षत्रोजस एवं जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है। आगे और है बिंबिसार के बारे में। अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। तो ध्यान रखिएगा कि अपने राजवैद्य जो जीवक, जीवक किसके, एक तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जीवक किसके राज्य में थे? तो बिंबिसार के राज्य में थे। और ये अवंती नरेश चंड प्रघोत के पास भेजा था चिकित्सा सहायता, मतलब चिकित्सा के लिए, उनकी कुछ बीमारी हो गई तो उसके लिए भेजा था। कौन? तो बिंबिसार। किसको? जीवक को। तो किसके पास? तो अवंती नरेश चंड प्रघोत के पास। अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है। वैवाहिक संबंधों की नीति से साम्राज्य विस्तार किया। तो इससे खास बात क्या है बिंबिसार का? कि वैवाहिक संबंधों की नीति से साम्राज्य विस्तार किया। ध्यान रखिएगा, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से, ध्यान रखिएगा, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, उससे क्या किया? शादी किया। काशी को दहेज में प्राप्त कर लिया। शादी करके काशी को क्या किया? दहेज में प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से साम्राज्य विस्तार हो गया। दूसरी विवाह लिच्छवी राजकुमारी लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री से। तो एक प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से, और दूसरा लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना से, चेलना से विवाह किया। इसके बाद मद्र यानी पंजाब देश की राजकुमारी क्षेमा से साथ विवाह किया। तो देखिए तीन तीन विवाह किया, एक लिच्छवी से, एक क्षेमा से और एक कौशला से। तो कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से, लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना से, लिच्छवी की चेलना से, और पंजाब की यानी कि मद्र देश की यानी पंजाब देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। और इसके बारे में है, विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का प्रमुख था। ध्यान रखिएगा। और भारतीय इतिहास में प्रथम शासक बिंबिसार था जिसे अस्थाई सेना रखा था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जा सकता है आपको कि भारतीय इतिहास का वो प्रथम शासक कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो ध्यान रखिएगा, ये बिंबिसार ने रखा था। अब देखते हैं हम लोग अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु के बारे में खास क्या है? तो देखिए, अपना पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना। बिंबिसार की हत्या कर दिया। कौन किया? इसकी हत्या कर अजातशत्रु शासक बना। बचपन का नाम कुनिक था और साम्राज्यवादी नीति के तहत काशी तथा वज्जी संघ के मगध साम्राज्य में मिलाया। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार की भूमिका था। इसमें अजातशत्रु की रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक फिर से देखिए इसको। एक तो आपका उसका बचपन का नाम, अजातशत्रु का बचपन, और
काल क्या था, 492 से 460 ईसा पूर्व तक। बचपन का नाम कुनिक, जो याद रखने के लिए फैक्ट जो पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, साम्राज्य नीति तथा काशी तथा बज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिलाया। किसको, अजात शत्रु किसको किसको मिलाया, तो काशी तथा बज्जी संघ को। अजात शत्रु के मंत्री वत्सकार की अहम भूमिका था। और इसमें अजात शत्रु ने, देखिए ये पूछा जाता है प्रश्न, रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक एक तरह से मान लीजिए कि एक तरह से बड़ा पत्थर को ऐसे कुछ जैसे हम लोग एक बांध चलाते हैं या कुछ इस टाइप से पहले स्ट्रेच करते हैं, फिर ऐसे छोड़ा जाता है, तो काफी आके हानि। और रथ मूसल क्या था कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे, रथ के आगे कुछ इस तरीके से सुदर्शन चक्र टाइप का लगा रहता था, जिससे क्या होता था कि वो ये घूमते रहता था, जिससे कि जो आसपास जो भी सैनिक आते थे वो इससे घायल हो जाते थे या मर जाते थे। नेक्स्ट है आपका, शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। और इसी के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि किसके शासन काल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई, तो ध्यान रखिएगा अजात शत्रु के। राजगिरी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, और इसने कहा राजगिरी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं उदयन के बारे में। उदयन मगध शासक का 460 ईसा पूर्व में बना। शासक बनने के पूर्व चंपा का उपराजा था। वो तो देखिए उदयन क्या था, चंपा का उपराजा था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा, ये भी नाम है पाटलिपुत्र का, नामक नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बताई। पाटलिपुत्र नामक संगम पर, ये जो पटना है वहां पे उदयन पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बताया। पहले राजधानी कहाँ था, तो राजगीर था, ध्यान रखिएगा। उदयन जैन धर्मावलंबी था, ध्यान रखिएगा, बौद्ध को नहीं बल्कि यह जैन को मानता था। उदयन के तीनों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया। उदयन के तीनों, आई थिंक ये पुत्र होना चाहिए। तो ये था आपका हर्यक डायनेस्टी के बारे में। तो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे शिशुनाग से शुरू करेंगे, ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग कवर किए हर्यक वंश, फिर बृहद्रथ वंश, एक्सपेंशन देखे मगधा का, मगध राज्य का। तो एक एक करके यहाँ पे देखिए, एक एक करके हम लोग बृहद कर लिए, हर्यक कर लिए। अब आने वाले सेशन में हम लोग शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व सारे को कवर करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए आप महाजनपद कालीन में, ये इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को फिर से देखिए, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। और आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए। 16 महाजनपद और 3 जिसमें बिहार में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, मैप पे भी देख सकते हैं आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बिहार में कौन कौन सा था और कुल कितने महाजनपद थे वो भी देख सकते हैं आप लोग। इसलिए मैं डायग्राम लगाया हूँ। और वैदिक काल यहाँ से हम लोग शुरू किए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस तरह के और कौन से टॉपिक पर सेशन चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे